हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द कॉमर्स शो। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 101 एमसीक्यूज। किस सब्जेक्ट से रिलेटेड? बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। आज हम लोग सॉल्व करेंगे टोटल 100 एमसीक्यूज एंड एक एमसीक्यू हम आपको प्रोवाइड करेंगे एज होमवर्क, जिसका आप लोग सही आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स आपका इंट्रोड्यूस किया गया है एज को करिकुलर सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के कोर्सेज में। ठीक है। आज की वीडियो का जो पैटर्न रहेगा उसमें क्या सीन रहेगा, देखिए हम आपके सामने क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन इंट्रोड्यूस करने के बाद आपके सामने वहां पर आंसर भी लिखा रहेगा और प्लस एक्सप्लेनेशन भी लिखा रहेगा। ठीक है। क्योंकि ये बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको इसके बारे में पता भी नहीं है, जो इस सब्जेक्ट का कभी शायद नाम भी नहीं सुने हैं। तो हम क्या करेंगे, हर एक क्वेश्चन के साथ आपको चीज़ें समझाते भी जाएंगे सो दैट आपका बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ कुछ कंसेप्ट्स भी आपके क्लियर होते चले जाएं। देखिए एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस तो नहीं आएंगे आपके एग्जाम में, लेकिन हाँ आपके जो कंसेप्ट्स कवर होंगे उनकी हेल्प से आप अपने एग्जाम में एमसीक्यूज को सॉल्व ज़रूर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स मेनली कंबाइंस विच टू फील्ड्स। सबसे पहले हम लोग को देख लेना है कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में होता क्या है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स स्टडी करता है, क्या स्टडी करता है कि कैसे ह्यूमन साइकोलॉजी, इमोशंस एंड बायसेस ये इन्फ्लुएंस करते हैं आपके इकोनॉमिक डिसीजन को। मान लीजिए आप किसी मॉल में गए, वहाँ पर आपको कोई ड्रेस दिख रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। ठीक है, तो अब आपको उस ड्रेस को देख करके ऐसा लग रहा है कि मैं उसे परचेज़ कर लूँ, लेकिन उस ड्रेस का कॉस्ट है 2000 और आपके पॉकेट में है अभी 1500। अगर आपका मन होगा, देखिए इकोनॉमिक डिसीजन तो ये बोलता है कि आपको अभी वो परचेज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी आपके पास पैसे नहीं हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद आ गई तो आपका इमोशन आपको ट्रिगर करेगा कि आप किसी से पैसे उधार पर लेकर के आप उस ड्रेस को परचेज़ कर लो। तो आप क्या करोगे, आप किसी को कॉल कर सकते हो, आप किसी को मैसेज कर सकते हो और पैसे मंगवा करके वो ड्रेस आप परचेज़ कर लोगे। ठीक है, तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में यही होता है, आपके इकोनॉमिक डिसीजन को जब आपका बिहेवियर, ठीक है, इन्फ्लुएंस करता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या कंबाइन करता है, मतलब कौन कौन से दो फील्ड को कंबाइन करता है? ये आपका कंबाइन करता है साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स। ठीक है, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज नोन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। किसने इंट्रोड्यूस किया था आपका बिहेवियरल पर्सपेक्टिव को इकोनॉमिक्स में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज कटोना। ठीक है, जॉर्ज कटोना इनका नाम है। जॉर्ज कटोना फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द साइकोलॉजिकल एलिमेंट इन द इकोनॉमिक डिसीजन विच बिकेम द बेस फॉर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ध्यान रखिएगा, ये तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि बिहेवियरल पर्सपेक्टिव को इकोनॉमिक्स में किसने इंट्रोड्यूस किया, तो उसका नाम है जॉर्ज कटोना, KATONA। क्वेश्चन नंबर 3, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स चैलेंजेस विच ट्रेडिशनल एजम्पशन। ट्रेडिशनल एजम्पशन क्या होता है? ट्रेडिशनल एजम्पशन मतलब पहले के लोग क्या सोचते थे, दैट पीपल ऑलवेज मेक रैशनल डिसीजन, मतलब लोग हमेशा रैशनल डिसीजन लेंगे, कोई भी चीज़ उनको अफेक्ट नहीं करेगी। लेकिन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बोलता है कि पीपल आर ऑफन इमोशनल एंड इरेशनल। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कोई महंगी चीज़ भी मिल रही हो, लेकिन क्योंकि हमारे इमोशंस जुड़ जाते हैं उस प्रोडक्ट से तो हम वो चीज़ परचेज कर लेते हैं। इसलिए आपका बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स चैलेंजेस विच ट्रेडिशनल एजम्पशन, तो ये आपका चैलेंज करता है आपके रैशनल कंज्यूमर को। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल एजम्पशन के अकॉर्डिंग जितने भी कंज्यूमर हैं सारे के सारे रैशनल होते हैं इसके अकॉर्डिंग, मतलब अगर पैसे नहीं हैं तो आप नहीं परचेज करोगे। ठीक है, ये एक आपका एक एग्जाम्पल है। लेकिन बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में कई बार ऐसा होता है कि आपके पास पैसे नहीं है फिर भी आप परचेज कर लेते हो बिकॉज ऑफ योर इमोशंस अटैच्ड विद दैट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रैशनल कंज्यूमर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 4, ह्यूमन नीड्स, वांट्स एंड डिमांड आर स्टडीड अंडर। तो आपके नीड्स, वांट्स और डिमांड ह्यूमन के वो किस में स्टडी किए जाते हैं, तो वो आपके स्टडी किए जाते हैं इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी में। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। ह्यूमन के नीड्स और डिमांड आपके इकोनॉमिक्स के अंडर में आते हैं और ह्यूमन के जो भी डिसीजंस, बिहेवियर और इमोशंस जो हैं वो आपके आते हैं साइकोलॉजी में। इसीलिए आपका यहाँ पर इन दोनों को लिया गया, इकोनॉमिक्स एंड साइकोलॉजी। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, बाइंग मोटिव्स कैन बी। बाइंग मोटिव्स कैसा हो सकता है, मतलब आप जब कोई चीज़ परचेज कर रहे हो तो वो किस चीज़ पर बेस हो सकता है?
तो वो आपका रैशनैलिटी पे भी बेस्ड हो सकता है और आपका इमोशंस पर भी बेस्ड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं, कंज्यूमर्स बाय बेस्ड ऑन लॉजिक, मतलब वो प्राइस और क्वालिटी पर भी बेस्ड हो सकता है और प्लस इमोशंस पर भी बेस्ड हो सकता है, प्राइड और प्रेस्टीज, ठीक है। बोथ मोटिव्स इन्फ्लुएंस बाइंग, ठीक है। ऐसे तो फोर व्हीलर बहुत सारी हैं, वो आपको 4 to 5 लाख में भी मिल जाएंगी, लेकिन लोग क्यों परचेज करते हैं 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख और उसके ऊपर में, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या आ जाता है, मैटर ऑफ प्राइड और प्रेस्टीज आ जाता है, यानी कि आपके इमोशंस भी जुड़ जाते हैं आपके लॉजिक के साथ, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ रैशनल एंड इमोशनल। क्वेश्चन नंबर 6, अप्रोच कन्फ्लिक्ट। देखिए यहाँ पे आपको 3-4 ऐसे कंसेप्ट दिखेंगे, अप्रोच, अवॉइडेंस, ऐसा टाइप का। तो एक एक करके हम लोग चीज़ें समझते जाएंगे, ठीक है। अप्रोच कन्फ्लिक्ट क्या बोलता है, ये तब अकर होता है व्हेन कंज्यूमर मस्ट चूज बिटवीन 2 गुड ऑप्शन। समझ लीजिए आपके सामने 2 ऑप्शन रखा गया है, या तो पिज्ज़ा या तो बर्गर। अब आपको दोनों पसंद है तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर आपके बीच मतलब यहाँ पर आपके माइंड में एक कन्फ्लिक्ट आ जाएगा ना कि आप इन दोनों में से क्या चूज़ करो। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है, अप्रोच कन्फ्लिक्ट कब अकर होता है, ये अकर होता है जब आपके सामने 2 डिज़ायरेबल ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। व्हेन देयर आर 2 डिज़ायरेबल ऑप्शंस आर अवेलेबल इन फ्रंट ऑफ यू, देन अप्रोच कन्फ्लिक्ट विल अकर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अप्रोच यानी कि 2 डिज़ायरेबल ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका कन्फ्लिक्ट है क्या, अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि मतलब आप अवॉइड कर रहे हो, मतलब 2 अनडिजायर्ड अल्टरनेटिव्स आपके सामने रखे हुए हैं, ठीक है। अभी जैसे आपके मान लीजिए आपके दांतों में दर्द हो रहा है, ठीक है, आपको टूथएक है तो उससे आपको पेन हो रहा है, लेकिन आप डेंटिस्ट के पास भी नहीं जाना चाहते क्योंकि आपको लग रहा है अगर मैं डेंटिस्ट के पास जाऊंगा तो मेरा पेन और बढ़ जाएगा। तो मतलब एक तो ये भी नेगेटिव है और एक तो ये भी नेगेटिव है, मतलब आप चाहते हो कि आपका दांत भी ना दर्द हो और आप चाहते हो आपको डेंटिस्ट के पास ना जाना पड़े। तो ये क्या है, आपके 2 नेगेटिव चॉइसेस हैं, ठीक है, कि आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज़ तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। या तो आप डेंटिस्ट के पास जाओ, नहीं तो अपना दर्द लेके बैठे रहो। तो इसलिए अवॉइडेंस कन्फ्लिक्ट में क्या सही आंसर हो जाएगा, 2 अनडिजायर्ड ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। वैल्यू एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन आर रिलेटेड टू, वैल्यू और कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन ये किससे रिलेटेड है, ये आपका बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। पढ़ लेते हैं, सेटिस्फैक्शन हैपन्स व्हेन वैल्यू इज इक्वल टू और मोर देन एक्सपेक्टेशन। आपने मान लीजिए 10 रुपीज़ पे किया किसी एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए, अब अगर वो सर्विस आपको प्रोवाइड की जा रही है और वो 10 रुपये के बराबर है तो फिर आप सेटिस्फाई होगे, या 10 रुपये से ऊपर की वैल्यू, मान लीजिए आपने 10 रुपये पे किया और आपको सर्विस मिल गई 15 रुपये की, तो फिर वहाँ पर आप सेटिस्फाई हो जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको 10 रुपये प्रोवाइड करने पर जो सर्विस मिली है वो 7 रुपये की मिली है, तो क्या यहाँ पर आप सेटिस्फाई होगे, नहीं होगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बोला जा रहा है, वैल्यू एंड कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन आर रिलेटेड टू बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। तो ध्यान रखिएगा कि वैल्यू और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन आपका किससे रिलेटेड है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन्वॉल्वमेंट लेवल रिफर्स टू, इन्वॉल्वमेंट लेवल रिफर्स टू मतलब समझ लीजिए आप कोई प्रोडक्ट को परचेज कर रहे हो, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट को परचेज करने से पहले आप कितना उस प्रोडक्ट के परचेज डिसीजन में इन्वॉल्व हो रहे हो, उससे रिलेटेड है आपका इन्वॉल्वमेंट लेवल, ठीक है। अगर आप ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो किसी प्रोडक्ट के परचेज में, तो इसका मतलब नॉर्मल सी बात है कि वो थोड़ा सा कॉस्टली प्रोडक्ट होगा, इंपॉर्टेंट परचेज होगा आपके लिए, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए आपको सोप परचेज करना है या फिर शैम्पू परचेज करना है, तो इसके लिए आप बैठ करके 1-2 घंटे विचार विमर्श तो करोगे नहीं कि मेरे को कौन सा परचेज करना चाहिए। इसके लिए तो आप क्या करोगे, बस जाओगे रिटेल शॉप से आप उठा कर लेते आओगे। लेकिन फिर यहीं पर आपको कोई स्मार्टफोन या फिर आपको लैपटॉप अगर परचेज करना हो, तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप डिटेल्ड रिसर्च करोगे, आप देखोगे कौन सी ब्रांड आपके लिए अच्छी है, आप देखोगे कौन सी फ़ोन के स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं, ठीक है, ऐसा कंपैरिजन। जहाँ पर आपका इन्वॉल्वमेंट हाई होता है वहाँ पर चीज़ें आपकी कॉस्टली होती हैं, और जहाँ पर आपका जो रूटीन गुड्स होता है, वहाँ आपका रूटीन गुड्स होता है, मतलब जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे लिए काम आते रहते हैं, वहाँ पर लो इन्वॉल्वमेंट होता है हमारा, ठीक है। तो इन्वॉल्वमेंट लेवल का मतलब होता है पर्सनल रेलेवेंस ऑफ अ प्रोडक्ट, कि आप पर्सनली कितना उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के परचेज पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग को एक्सप्लेन किया गया है किस थ्योरी के अंडर में, ये आपका एक्सप्लेन किया गया है इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल में, ELM में। अब ये क्या होता है, ELM एक्सप्लेन करता है कि कैसे कंज्यूमर आपका सेंट्रल रूट और पेरिफेरल रूट को यूज़ करता है आपके डिसीजन मेकिंग के टाइम पे,
ठीक है, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल रूट यानी कि डीप और पेरिफेरल रूट यानी कि आपका सरफेस क्यूज। अभी इसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, इन दोनों को परेशान ना होइए, बस ये बात ध्यान रखिएगा। आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग किस में एक्सप्लेन किया जाता है? इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल में, ठीक है। देखिए 10 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए एंड आई होप आपको 10 में से 10 कंसेप्ट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द ईएलएम मॉडल। ईएलएम मॉडल में क्या इंक्लूड होता है? ईएलएम मॉडल में आपका सेंट्रल और पेरिफेरल रूट्स इंक्लूड होते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने पढ़ा ना कि सेंट्रल और पेरिफेरल रूट्स आपके इंक्लूड होते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब सेंट्रल रूट और पेरिफेरल रूट का क्या सीन है? पहले तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ईएलएम का फुल फॉर्म है इलेबोरेशन लाइक्लीहुड मॉडल। हम आपको इन्फॉर्म कर दें कि ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, इसका पूरा सिलेबस आपका स्टैंडर्ड लेवल का है, ठीक है। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी, ठीक है। 100 क्वेश्चंस जो हम आपको कराएंगे और 1 क्वेश्चन जो हम आपको एमसीक्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें सारे के सारे कंसेप्ट आपके कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो परेशान बिल्कुल नहीं होना है, बस आपको फोकस के साथ क्वेश्चंस मेरे साथ साथ लगाना है और अपने नोट्स बनाने हैं। तो ईएलएम शो करता है, ईएलएम शोज 2 रूट्स ऑफ परसुएशन। पहला है आपका सेंट्रल रूट यानी कि लॉजिकल इवैल्यूएशन, ठीक है, लॉजिक के बेस पर जब आप कोई भी परचेस करते हो, और पेरिफेरल रूट जब आप इमोशंस के बेस पर परचेस करते हो, ठीक है, इमोशंस के बेस पर। मतलब ज़्यादा सोचते नहीं हो, बस आपको लगता है मुझे लेना चाहिए, मुझे इससे लगाव हो गया इस प्रोडक्ट से, तो आप परचेस कर लेते हो। और सेंट्रल रूट में लॉजिकल इवैल्यूएशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बाउंडेड रैशनैलिटी वाज प्रपोज्ड बाय। बाउंडेड रैशनैलिटी किसने प्रपोज किया है? बाउंडेड रैशनैलिटी आपका प्रपोज किया है हर्बर्ट साइमन ने, ठीक है। ये भी आपका फैक्ट बेस्ड है तो आपको याद रखना पड़ेगा। हर्बर्ट साइमन ने प्रपोज किया है क्या? बाउंडेड रैशनैलिटी को, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है? ही सेड ह्यूमंस डू नॉट मेक परफेक्ट डिसीजन ड्यू टू लिमिटेड इन्फॉर्मेशन एंड टाइम। कई बार ऐसा होता है कि आपके पास किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है और प्लस उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए आपके पास ज़्यादा समय भी नहीं होता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप परफेक्ट डिसीजन नहीं कर पाते हो। मतलब आप सोचते हो परचेस करने के बाद, यार मेरे को थोड़ा सा और टाइम लगा करके, थोड़ा सा और सोच करके दूसरा प्रोडक्ट परचेस करना चाहिए था, ये मुझे उतना सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं बाउंडेड रैशनैलिटी, ठीक है। याद रखिएगा, बाउंडेड रैशनैलिटी किसने प्रपोज किया है? आपके हर्बर्ट साइमन ने। बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ह्यूमंस डिसाइड्स अंडर लिमिटेशंस सो चॉइसेस आर गुड इनफ नॉट परफेक्ट। मतलब जब आप लिमिटेशंस में रह करके, आपके मान लीजिए आपके ऊपर कोई प्रेशर है कि मुझे जल्दी जल्दी चीज़ें लेनी है या फिर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से परचेज़ करके कहीं के लिए निकलना है, जब इस टाइप की आपके पास लिमिटेशंस हो, चाहे इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चाहे टाइम से रिलेटेड, तो फिर वहाँ पर आपका जो परचेज डिसीजन होता है वो ठीक ठाक होता है पर उतना परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? बाउंडेड रैशनैलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर बाउंडेड रैशनैलिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि लिमिटेड इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है एंड कॉग्निटिव लिमिट्स है। अब यहाँ पर कॉग्निटिव का मतलब समझ लीजिए, आपके सामने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें कॉग्निटिव वर्ड आपको देखने को मिले, ठीक है। तो जहाँ पर भी कॉग्निटिव वर्ड देखने को मिलेगा वहाँ याद रखिएगा आपका थॉट प्रोसेस या फिर माइंड या फिर नॉलेज से रिलेटेड आप आंसर को क्लिक करोगे। थॉट प्रोसेस, ठीक है, थॉट प्रोसेस, माइंड, नॉलेज, मतलब इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, कि कॉग्निटिव का मतलब होता है नॉलेज या माइंड या थॉट प्रोसेस, ठीक है। ह्यूमन बिहेवियर इन इकोनॉमिक्स इज, ह्यूमन बिहेवियर क्या है आपका इकोनॉमिक्स में? देखिए इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग आपका जो ह्यूमन बिहेवियर है वो आपका कभी कभी इरैशनल भी हो सकता है। अब जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है उसके अकॉर्डिंग तो हमेशा रैशनल होता है, ठीक है, और हमेशा प्रेडिक्टेबल होता है, या फिर यहाँ पर एक और ऑप्शन है कि अभी तो पढ़ा ही नहीं गया है, तो ये सब में से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। ह्यूमन बिहेवियर आपके इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? समटाइम्स इरैशनल। मतलब कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ों को परचेज कर लेते हैं ज़्यादा बिना कुछ सोचे भी, ठीक है, ऐसा। सो इट इज़ समटाइम इरैशनल, कंज्यूमर्स ऑफन बिहेव इमोशनली और इम्पल्सिवली, ठीक है। मोटिवेशनल कन्फ्लिक्ट बिलोंग्स टू, मोटिवेशनल कन्फ्लिक्ट बिलोंग करता है किससे? तो ये बिलोंग करता है आपके कंज्यूमर बिहेवियर से, ठीक है। एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। कन्फ्लिक्ट्स अराइज व्हेन कंज्यूमर डिजायर्स क्लैश वाइल परचेजिंग। मान लीजिए आपको 2 चीज़ें खरीदने का बहुत मन है, ठीक है, अब उन दोनों में से कोई एक ही परचेज करना है, तो फिर वहाँ पर आपका मोटिवेशनल कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा, ठीक है, कि आप कौन से वाले प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा मोटिवेटेड हो,
प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। तो ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका कंज्यूमर के बिहेवियर से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 16, इमोशनल मोटिव्स। इमोशनल मोटिव्स में आपका क्या इंक्लूड हो जाएगा? इमोशनल मोटिव्स में आपका इंक्लूड हो जाएगा प्रेस्टीज, क्योंकि नीड, यूटिलिटी, क्वालिटी ये सब आपका इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होता है, ठीक है, इमोशनल में नहीं इंक्लूड होता है। तो आपका इमोशनल में आ जाएगा प्रेस्टीज। देखिए यहाँ पर प्रेस्टीज के लिए लिखा हुआ है प्रेस्टीज इक्वल्स टू इमोशनल मोटिव बेस्ड ऑन स्टेटस सिंबल, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, कई सारे प्रोडक्ट हम लोग परचेज कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्टेटस या फिर शो ऑफ करने के लिए, ठीक है, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 17, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ मोटिवेशनल कन्फ्लिक्ट। इन सभी में से कौन सा आपका मोटिवेशनल कन्फ्लिक्ट नहीं है? अप्रोच हाँ है, अप्रोच अवॉइडेंस भी एक है, अवॉइडेंस भी आपका एक कन्फ्लिक्ट है, लेकिन सप्लाई एंड डिमांड ये मार्केट फोर्सेस होते हैं, ये आपका कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं है, ठीक है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा सप्लाई एंड डिमांड। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक चीज़ समझा दें। देखिए अगर आपके पास समझ लीजिए 4 ऑप्शन है, ठीक है, 4 ऑप्शन में अगर आपके पास एक ऑप्शन लिखा हुआ है ऑल ऑफ द अबव या फिर ऑल ऐसा करके लिखा हुआ है, तो 95% चांसेस है कि आपका सही आंसर वही ऑल ऑफ द अबव वाला है, ठीक है। सिर्फ 5% चांसेस है कि आपका जो सही आंसर है वो ABC में से कोई हो, ठीक है, ऐसे ध्यान रखिएगा। और अगर किसी क्वेश्चन में नन ऑफ द अबव लिखा हुआ है तो ये बात ध्यान रखिएगा, उसमें भी 95% चांसेस है कि आपका नन ऑफ द अबव आंसर नहीं होगा, ऊपर के जो 3 आंसर हैं उसमें से कोई एक आंसर होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है द स्टडी ऑफ वाई कंज्यूमर चूजेज अ प्रोडक्ट, कि कंज्यूमर प्रोडक्ट को चूज क्यों करता है। ये किससे रिलेटेड है? ये आपके कंज्यूमर के साइकोलॉजी से रिलेटेड है। याद रखिएगा, वाई कंज्यूमर चूज अ प्रोडक्ट मतलब कोई भी कंज्यूमर प्रोडक्ट क्यों चूज करता है वो आपके कंज्यूमर की साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रोडक्शन थ्योरी, लॉ ऑफ डिमांड ये सब एकदम टोटली इररिलेवेंट है। तो 18 का हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 19, ह्यूमन वांट्स आर। हम लोगों ने इकोनॉमिक्स में पढ़ रखा है, ह्यूमन वांट्स आपके अनलिमिटेड है। आपको जितना भी पैसा मिल जाए एक टाइम के बाद आपको लगने लगेगा यार ये तो कम है, ठीक है, तो इसलिए बोला जाता है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ठीक है, एंड इवन रिसोर्सेज आर स्कार्स इन नेचर। विच कंसेप्ट रिलेट्स टू रिस्क टेकिंग। इन सभी में से ऐसा कौन सा कंसेप्ट है जो कि आपके रिस्क टेकिंग से रिलेट करता है? वो है आपका प्रोस्पेक्ट थ्योरी। अब प्रोस्पेक्ट थ्योरी क्या होता है देख लेते हैं। इट डील्स विथ हाउ पीपल रिएक्ट टू गेन और लॉसेज अंडर रिस्क। मतलब जब भी आप रिस्क ले रहे हो, ठीक है, आपने रिस्क लिया, वहाँ पर गेन और लॉस दोनों के ही ऑप्शंस हैं, मतलब दोनों के ही चांसेस हैं होने के, ठीक है। तो ये आपका किस थ्योरी को फॉर्मुलेट करता है? ये आपका फॉलो करता है आपके प्रोस्पेक्ट थ्योरी को, ठीक है। प्रोस्पेक्ट थ्योरी के अंडर में हम लोग समझते हैं कि रिस्क का क्या सीन है, लोग कैसे रिएक्ट करते हैं जब भी गेन या लॉस होता है, कब? रिस्क के टाइम पर, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रोस्पेक्ट थ्योरी। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन इज अचीव्ड व्हेन। कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन कब अचीव होगा? अभी हम लोगों ने पढ़ा था व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्सपेक्टेशंस। जब आपका जो वैल्यू है वो आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा है या फिर आपको जो वैल्यू मिल रही है वो आपके एक्सपेक्टेशन के बराबर है, तो फिर वहाँ पर कंज्यूमर क्या होता है? वहाँ पर कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाता है। अ कंज्यूमर फील्स सेटिस्फाइड ओनली व्हेन द बेनिफिट और वैल्यू रिसीव्ड इज इक्वल और मोर देन व्हाट दे एक्सपेक्टेड, ठीक है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ लो प्राइस और डिस्काउंट। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपको लो प्राइस और डिस्काउंट से मतलब नहीं होता है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं होते हो, आप बस चाहते हो कि जो वैल्यू हमको मिल रही है वो ज़्यादा या फिर इक्वल मिले जितना हमने पे किया है। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स हमेशा एज्यूम करता है कि जो पर्सन है वो क्या है? वो आपका हाईली रैशनल है, ठीक है, और आपका इमोशनल भी नहीं है। मतलब वो इमोशनली परचेज नहीं करेगा, हमेशा लॉजिक के बेस पे परचेज करेगा, ठीक है। तो यानी कि बोथ बी एंड सी। याद रखिएगा, जो आपका ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स है वो अज्यूम करता है कि लोग क्या हैं? हाईली रैशनल हैं और आपके इमोशनल नहीं है। यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ट्रेडिशनल थ्योरी बिलीव्स humans are fully rational and not influenced by emotions unlike behavioral economics, ठीक है, 22 का डी। क्वेश्चन नंबर 23, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कंसिडर। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स क्या कंसिडर करता है? बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कंसिडर करता है आपके इमोशंस, कई बार जजमेंट एरर्स भी होते हैं, बायसेस भी होते हैं, आपको लेना कुछ और चाहिए था तो आप ले कुछ और लेते हो, ऐसा बायसेस भी होते हैं। यानी कि आपके जो ऑल है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। Behavioral economics studies real human behavior influenced by thinking errors,
इमोशंस एंड बायसेस। ठीक है, याद रखिएगा बिहेवियरल इकोनॉमिक्स कंसिडर्स ऑल दीज थ्री। ठीक है, द स्टडी ऑफ डिमांड फोकसेस ऑन, डिमांड किस पर फोकस करता है? याद रखिएगा डिमांड फोकस करता है आपके वांट्स पर, डिमांड फोकस करता है आपकी एबिलिटी पर, डिमांड फोकस करता है आपके विलिंगनेस टू पे पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अ स्टडी ऑफ डिमांड फोकसेस ऑन वांट्स प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू पे। यहाँ पर चीज़ें मेंशन की गई हैं। डिमांड तभी एग्जिस्ट करता है जब आपके किसी चीज़ को परचेज करने की डिज़ायर रहेगी, एबिलिटी रहेगी और आप विलिंग भी होगे कि हाँ मुझे परचेज करना है, तभी वहाँ पर आपका डिमांड अकर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, अ मेजर लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स इज, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का मेजर लिमिटेशन क्या है? ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स का जो मेजर लिमिटेशन है वो है आपका परफेक्ट रैशनैलिटी। देखिए ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स कहता है कि जो कंज्यूमर होता है वो आपका परफेक्टली रैशनल है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई बार हम लोग चीज़ों को जब परचेस करते हैं तो वहाँ पर हमारे इमोशंस आ ही जाते हैं। ठीक है, हमेशा हम लॉजिक के थ्रू परचेस करें चीज़ों को, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऐसा तो यहाँ पर मेंशन किया गया है दैट ट्रेडिशनल थ्योरी अज्यूम्स पीपल ऑलवेज थिंक लॉजिकली बट इन रियलिटी दे डोंट। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ट्रेडिशनल थ्योरी सोचती है कि हमेशा रैशनैलिटी थिंकिंग ही होती है लोगों की। क्वेश्चन नंबर 26, बिहेवियरल फाइनेंस स्टडीज़। बिहेवियरल फाइनेंस आपका ये स्टडी करता है कि आप जो भी फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं उसमें आपका जो बिहेवियर है वो कैसे इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक ऑप्शन है फाइनेंशियल डिसीजंस इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजी। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बिहेवियरल फाइनेंस एनालाइजेज हाउ फियर, ग्रीड, कॉन्फिडेंस, पैनिक, हर्डिंग अफेक्ट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, कई बार होता है कि आप डर जाते हो कि मुझे ये लेना चाहिए, मतलब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं। आप ग्रीडी हो जाते हो, लालच आ जाता है। कॉन्फिडेंस रहता है आपके अंदर कि हाँ मुझे ये परचेज़ करना चाहिए। आप घबरा जाते हो, और कई बार होता है कि आप लोग जैसा कर रहे हैं आप उनको फॉलो करने लगते हो, भेड़ चाल चलने लगते हो वैसा। ठीक है, तो याद रखिएगा बिहेवियरल फाइनेंस स्टडी करता है आपके फाइनेंशियल डिसीजंस इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोलॉजी को। क्वेश्चन नंबर 27, साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर बिहेवियर इंक्लूड्स। इन्वेस्टर के बिहेवियर के साइकोलॉजी में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? जब भी कोई इन्वेस्ट करता है नॉर्मली वो ओवर कॉन्फिडेंट होता है, हर्डिंग यानी कि जैसा लोग कर रहे हैं वैसा करता है, लॉस एवर्जन मतलब लॉस के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करता। तो ये तीनों ही आपके इंक्लूड होते हैं साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर बिहेवियर में। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टर एक्शंस आर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय बायसेस एंड इमोशंस नॉट प्योर लॉजिक। ठीक है, 27 का हो जाएगा डी। प्रोस्पेक्ट थ्योरी के फाउंडर कौन है? ध्यान रखिएगा, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, कैनेमैन एंड ट्वेर्स्की। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्पेलिंग याद कर लीजिए, TVERSKY। ठीक है, दे प्रपोज्ड द फेमस प्रोस्पेक्ट थ्योरी एक्सप्लेनिंग द डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क। जब भी आप रिस्क लेते हो तो उस टाइम पर क्या डिसीजन मेकिंग का सीन होता है ये एक्सप्लेन करता है आपका प्रोस्पेक्ट थ्योरी। और ये प्रोस्पेक्ट थ्योरी कौन लेके आया? कैनेमैन एंड ट्वेर्स्की। क्वेश्चन नंबर 29, प्रोस्पेक्ट थ्योरी एक्सप्लेन करता है क्या? प्रोस्पेक्ट थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि लोग गेन और लॉसेस को कैसे वैल्यू करते हैं। ठीक है, मतलब कैसे देखते हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं। पीपल फील लॉसेस मोर पेनफुल दैन इक्वल गेन्स फील गुड। इसको कहते हैं लॉस एवर्जन। दो सिचुएशन है आपके सामने। ठीक है, आपको 500 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब 500 के प्रॉफिट होने पर आपको इतनी खुशी नहीं मिलेगी जितना कि आपको दुख होगा 500 के लॉस हो जाने पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब आपका जो लॉस होता है तो वो आपके लिए ज़्यादा पेनफुल होता है, और जो गेन होता है वो मतलब नॉर्मली होता है। ठीक है, इक्वली फील गुड होता है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो लॉस आपको ज़्यादा पेनफुल लगेगा। ठीक है, रिस्क एवर्जन। रिस्क एवर्जन का मतलब होता है जब आप रिस्क को अवॉइड करने के बारे में सोचते हो। ठीक है, याद रखिएगा, रिस्क एवर्जन का मतलब होता है रिस्क को अवॉइड करना। ठीक है, रिस्क एवर्स पर्सन अवॉइड्स अनसर्टेनिटी एंड प्रेफर्स सेफ एंड स्टेबल आउटकम्स। ठीक है, रिस्क एवर्स पर्सन मतलब ऐसा पर्सन जो कि रिस्क को अवॉइड करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि हमेशा वो सेफ खेले या फिर सेफ डिसीजन ले, और वो हमेशा उसके स्टेबल आउटकम के बारे में सोचता है। ठीक है, मेंटल अकाउंटिंग रिलेट्स टू। मेंटल अकाउंटिंग रिलेट करता है किससे? कैटेगराइजिंग द मनी मेंटली।
जब आप मनी को मेंटली कैटेगराइज करते हो तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, मेंटल अकाउंटिंग। एक बार पढ़ लेते हैं इसके बारे में। मेंटल अकाउंटिंग मीन्स people mentally divides money into categories like salary, savings, party money, gift money, etc. even though money is fungible, मनी फंजिबल है लेकिन फिर भी इसको डिवाइड कर दिया जाता है सैलरी, सेविंग्स, पार्टी मनी, गिफ्ट मनी के टर्म्स में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं मेंटल अकाउंटिंग। लॉसेज लूम डैश देन गेन्स, मतलब प्रोस्पेक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग, ध्यान रखिएगा, प्रोस्पेक्ट थ्योरी के अकॉर्डिंग जो लॉसेज हैं, मान लीजिए आपको 500 का ही लॉस हुआ और प्रॉफिट भी आपको 500 का हुआ, ठीक है, तो लेकिन जो लॉस है वो ज़्यादा आपको पेन देगा इन कंपैरिजन टू दी हैप्पीनेस ऑफ 500 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा लॉसेज लूम लार्जर दैन गेन्स। एक बार पढ़ लेते हैं इसको। अकॉर्डिंग टू लॉस एवर्जन, जो कि आपका एक पार्ट है प्रोस्पेक्ट थ्योरी का, लूजिंग 500 फील्स वर्स दैन गेनिंग 500 feels good. Losses feel bigger psychologically. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्वेस्टर्स, अब इन्वेस्टर क्या है, क्योंकि इन्वेस्टर्स आपके इमोशनल होते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स जजमेंट एरर्स करते हैं, गलतियां करते हैं जजमेंट करने में। फॉलो क्राउड बिहेवियर, यानी कि हर्डिंग, मतलब क्राउड जैसा बिहेव कर रहा है वैसे ही बिहेव करते हैं, मतलब लोग जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी भी ऐसी होती है कि लोग वहीं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं भी वहीं इन्वेस्ट कर देता हूं, इसलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ऑल। ठीक है, इन्वेस्टर्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय इमोशंस, बायसेस एंड हर्ड बिहेवियर रेदर देन प्योर लॉजिक। ऐसा नहीं है कि वो बैलेंस शीट चेक कर रहा है, पीएल चेक कर रहा है, नहीं। जो लोग जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे आप लोगों ने सोचा होगा यार भाई बता दो मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कोई टिप दे दो, ऐसा लोग जनरली बोलते हैं अपने लोगों से। ठीक है, वहाँ पर कोई मेहनत नहीं करना चाहता, बस क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं आपकी इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी। हाउस होल्ड लाइफ साइकिल स्टेजेस इन्फ्लुएंस, हाउस होल्ड लाइफ साइकिल के जो स्टेजेस हैं वो किसको इन्फ्लुएंस करता है, वो स्पेंडिंग पैटर्न्स को, यानी कि खरीदने का जो भी पैटर्न है, जो भी आप परचेज करो उसके पैटर्न को, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को, जीडीपी को, एग्रीकल्चर को। ये तीनों आपका टोटली इररिलेवेंट है, सिर्फ आपका सही आंसर हो जाएगा स्पेंडिंग पैटर्न। ठीक है, फैमिलीज स्पेंड, देखिए फैमिली जो स्पेंड करता है, जो भी खर्चा करता है, वो हर स्टेज पे अलग अलग खर्चा करता है। मान लीजिए जब वो यंग है या फिर मैरिड है या फिर ओल्ड है, तो तीनों में आपके जो खर्चे हैं वो अलग अलग होंगे। ठीक है, नीड्स एंड एक्सपेंसेस चेंज विथ एज, आपकी जो नीड्स हैं और जो आपके खर्चे हैं वो हमेशा एज के अकॉर्डिंग आपके चेंज होते रहेंगे। ठीक है, अगर आप यंग हैं तो आपके अलग खर्चे हैं, आप मैरिड हैं तो आपके अलग खर्चे हैं, और अगर आप ओल्ड हैं तो आपके अलग खर्चे हैं। ठीक है, हर्ड बिहेवियर, हर्ड बिहेवियर का मतलब ही होता है लोगों को फॉलो करना। ठीक है, मतलब सामने आपके जो लोग जो कर रहे हैं, मतलब आप उनको ब्लाइंडली फॉलो करोगे। आपके सामने जितने भी लोग हैं वो जो कर रहे हैं आप भी वही करने लगोगे। ठीक है, तो हर्ड बिहेवियर मीन्स फॉलोइंग अदर्स ब्लाइंडली। ठीक है, हर्डिंग मीन्स बाइंग और सेलिंग जस्ट बिकॉज अदर्स आर डूइंग इट। ठीक है, बाइंग और सेलिंग मतलब जो भी खरीदना है या बेचना है आप ये सिर्फ इसलिए करते हो क्योंकि और लोग भी कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आपका स्टॉक मार्केट का जो बबल होता है, जिस स्टॉक में बाकी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें आप भी कर देते हो। ओवर कॉन्फिडेंस बायस रिजल्ट्स इन, ओवर कॉन्फिडेंस का जो बायस है वो किस चीज़ में रिजल्ट करता है, मतलब क्या आउटपुट उसका निकलता है उससे। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट होते हो तो वहाँ पर आप रिस्क को अंडर एस्टिमेट कर देते हो। आप सोचते हो कि क्या नाम है रिस्क, ये क्या होता है, मेरे को तो पता ही नहीं, मैं तो इन्वेस्ट करूंगा बस, तो आप अंडर एस्टिमेट कर देते हो और एट दी एंड आपका लॉस हो जाता है। ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर्स थिंक दे नो मोर देन अदर्स, उनको लगता है कि वो बाकियों से ज़्यादा जानते हैं और फिर वो रिस्क लेते हैं विदाउट एनी कॉशन। ठीक है, बिना किसी कॉशन के वो रिस्क लेते हैं। मेंटल अकाउंटिंग इंक्रीजेस, मेंटल अकाउंटिंग कब इंक्रीज होता है, जब आप इरेशनल स्पेंडिंग करते हो। ठीक है, जब आप खर्चा बिना सोचे समझे करोगे तो आपका मेंटल अकाउंटिंग इंक्रीज हो जाएगा, याद रखिएगा। तो पीपल ट्रीट मनी डिफरेंटली बेस्ड ऑन सोर्स कैन लीड टू अनप्लैंड स्पेंडिंग, याद रखिएगा। अगर आप बिना सोचे समझे आप स्पेंडिंग कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर आपका मेंटल अकाउंटिंग इंक्रीज होगा, याद रखिएगा। लॉस एवर्जन इज अ पार्ट ऑफ, लॉस एवर्जन किसका पार्ट है, ये आपका प्रोस्पेक्ट थ्योरी का पार्ट है, हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं। लॉस एवर्जन इज अ प्रिंसिपल अंडर प्रोस्पेक्ट थ्योरी, जो कि कौन लेके आया था, इसको प्रोपाउंड किया कैनेमैन एंड ट्वेर्स्की ने। क्वेश्चन नंबर 39, इन्वेस्टर साइकोलॉजी स्टडीज
इन्वेस्टर साइकोलॉजी क्या स्टडी करता है? इन्वेस्टर साइकोलॉजी आपकी स्टडी करता है इमोशंस को, रिस्क टेकिंग बिहेवियर को और मार्केट के रिएक्शन को, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं। इन्वेस्टर बिहेवियर कंसिडर्स इमोशंस, रिएक्शन टू मार्केट न्यूज़, रिस्क विलिंगनेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 39 का हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 40, बिहेवियरल फाइनेंस रिजेक्ट्स एजम्पशन ऑफ। बिहेवियरल फाइनेंस रिजेक्ट करता है कौन से एजम्पशन को? ये रिजेक्ट करता है इस एजम्पशन को कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं वो हमेशा रैशनल रहेंगे। ठीक है, ये बिहेवियरल फाइनेंस नहीं बोलता है, ये आपका ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स बोलता है। याद रखिएगा कि ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग जितने भी आपके इन्वेस्टर्स हैं या फिर जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं वो रैशनल होते हैं। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको हम लोग। बिहेवियरल फाइनेंस बिलीव्स इन्वेस्टर्स आर नॉट फुली रैशनल ड्यू टू फियर, ग्रीड और बायसेस। ठीक है, बाइंग एट हाई प्राइसेस ड्यू टू क्राउड बिहेवियर। जब भी आप मान लीजिए हाई प्राइस पे आप कुछ परचेज कर ले रहे हो ड्यू टू क्राउड बिहेवियर, मतलब अगर आपके सामने कोई भीड़ है जो कि कुएं में कूद रही है और आप भी कुएं में कूद गए, तो इसको हम लोग बोलते हैं हर्डिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हर्डिंग, HERDING। जब आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो क्राउड को तो उसको बोलते हैं हर्डिंग। ठीक है, हर्ड बिहेवियर मीन्स फॉलोइंग द क्राउड ब्लाइंडली। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? जैसे बाइंग स्टॉक्स बिकॉज एवरीवन इज बाइंग इवन इफ प्राइस इज हाई। मतलब किसी स्टॉक का प्राइस हाई भी है लेकिन आप बाई कर रहे हो क्योंकि बाकी लोग भी बाई कर रहे हैं, तो इसको बोलते हैं आपका हर्डिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, मेंटल शॉर्टकट्स इन इन्वेस्टिंग आर कॉल्ड। इन्वेस्टिंग में मेंटल शॉर्टकट्स का क्या मतलब होता है? मतलब किसको बोलते हैं? ये आपके बोलते हैं ह्यूरिस्टिक्स को। याद रखिएगा, मेंटल शॉर्टकट्स इन इन्वेस्टिंग आर कॉल्ड ह्यूरिस्टिक्स। एक बार पढ़ लेते हैं। ह्यूरिस्टिक मीन्स क्विक डिसीजन मेकिंग शॉर्टकट्स दैट सेव टाइम बट मे कॉज बायस्ड जजमेंट। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को कोई चीज़ परचेज करनी पड़ती है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है कि ये हमें लेना है या नहीं लेना है, आपके पास वहाँ पर टाइम नहीं होता है। ठीक है, तो आप जल्दी से वो डिसीजन मेकिंग कर लेते हो, तो उसी को बोलते हैं हम लोग क्या? ह्यूरिस्टिक, या फिर आप इन्वेस्टिंग के टर्म्स में मेंटल शॉर्टकट भी कह सकते हो। एंकरिंग, एंकरिंग का क्या मतलब होता है? एंकरिंग का मतलब होता है आपके सामने पहला जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला आप उसी पर रिलाई कर जाते हो। ठीक है, मतलब आपको जो पहला इन्फॉर्मेशन मिलता है आप उसी पर ट्रस्ट कर लेते हो और उसी के अकॉर्डिंग आप एक्ट करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को मैनिपुलेट करते हो। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एंकरिंग मीन्स पीपल यूज इनिशियल इन्फॉर्मेशन एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर डिसीजन। ठीक है, मतलब जो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन है उसी को एज रेफरेंस पॉइंट यूज़ करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। अभी जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ परचेज की, ठीक है, वो उसकी कॉस्ट थी आपकी 5000। अब क्योंकि आपने उसको डिस्काउंट पर परचेज़ किया 3000, तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमको बताना होता है तो हमारे मुंह से उसकी MRP ही निकलती है, यानी कि 5000। ठीक है, इसलिए बोला जाता है आपका एंकरिंग को कि वो रिलाई करता है आपके फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पर। ठीक है, एंकरिंग रेफर्स टू, इसका मतलब याद रखिएगा, सारे के सारे कंसेप्ट का आपको मतलब याद रखना होगा। ठीक है, मीनिंग याद रखनी होगी। क्वेश्चन नंबर 44, प्रोस्पेक्ट थ्योरी कॉन्ट्रास्ट विथ। प्रोस्पेक्ट थ्योरी कॉन्ट्रास्ट करता है किससे? आपके एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी से। अब एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी क्या बोलता है कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी बोलती है कि ये आपका जितने भी डिसीजंस होते हैं वो रैशनैलिटी के बेस्ड पर लिए जाते हैं। एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी बोलती है कि जितने भी डिसीजन मेकिंग होती हैं वो आपके रैशनैलिटी के बेस्ड पर होती हैं, मतलब वो कंज्यूमर हमेशा रैशनल बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करता है। लेकिन प्रोस्पेक्ट थ्योरी में क्या इंक्लूड होता है? आपके इमोशंस और बायसनेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो प्रोस्पेक्ट थ्योरी किस चीज़ को कॉन्ट्रास्ट करती है, मतलब प्रोस्पेक्ट थ्योरी किस चीज़ के अपोजिट है? वो है आपका एक्सपेक्टेड यूटिलिटी थ्योरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45, व्हेन इन्वेस्टर्स अवॉइड सेलिंग लॉस मेकिंग शेयर्स दिस इज। याद रखिएगा, जब भी इन्वेस्टर ट्राई करता है लॉस को अवॉइड करने का तो उसको हम लोग बोलते हैं लॉस एवर्जन। याद रखिएगा, ठीक है। तो इन्वेस्टर्स फियर बुकिंग लॉसेस सो दे होल्ड लूजिंग स्टॉक होपिंग इट विल रिकवर। क्लासिक लॉस एवर्जन बिहेवियर, इसको बोलते हैं क्लासिक लॉस एवर्जन बिहेवियर। यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है कि मान लीजिए किसी इन्वेस्टर के पास लॉस वाला स्टॉक है, ठीक है, कोई ऐसा स्टॉक है जो कि लॉस मेकिंग है, लेकिन वो इन्वेस्टर क्या करता है, वो क्योंकि अपने लॉस को रिड्यूस या फिर अवॉइड करने की कोशिश करता है, तो वो उस लॉस मेकिंग स्टॉक को अपने पास होल्ड किए रहेगा जब तक वो प्रॉफिट मेकिंग स्टॉक ना बन जाए। ठीक है, ऐसा।
क्वेश्चन नंबर 45, बिहेवियरल फाइनेंस हेल्प इन्वेस्टर्स टू। बिहेवियरल फाइनेंस आपका इन्वेस्टर्स की हेल्प करता है किस चीज़ में? टू अंडरस्टैंड द बायसेस, टू मेक बेटर डिसीजंस एंड टू रिड्यूस इमोशनल एरर्स। याद रखिएगा, जो बिहेवियरल फाइनेंस है वो इन्वेस्टर की हेल्प करता है कि वो सारे के सारे पार्शियलिटी को समझे, सारे के सारे जो डिसीजंस हैं वो अच्छे से ले, और जितने भी इमोशनल एरर्स हैं उसको कम से कम करे। ठीक है, यहाँ पर एक बार रीड कर लेते हैं। गोल ऑफ बिहेवियरल फाइनेंस क्या है? टू आइडेंटिफाई द बायसेस एंड मेक स्मार्टर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ठीक है, तो 46 का हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। लाइफ साइकिल स्टेज। लाइफ साइकिल स्टेज विथ हाईएस्ट एक्सपेंस। ऐसा कौन सा लाइफ साइकिल स्टेज है जहां पर आपका जो खर्चा होता है सबसे ज़्यादा होता है? चाइल्डहुड, यंग फैमिली, रिटायरमेंट या फिर न्यू बॉर्न स्टेज। तो याद रखना पड़ेगा आपको कि यंग फैमिली जब भी होती है तो वहां पर आपका एक्सपेंसेस जो है वो सबसे ज़्यादा हाई होता है। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। यंग फैमिलीज हैव हाई कॉस्ट लाइक हाउस रेंट, एजुकेशन, लाइफस्टाइल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, मिडिल एज्ड हाउस होल्ड्स फोकसेज मोर ऑन। मिडिल एज्ड हाउस होल्ड्स जो होते हैं वो किस पे फोकस करते हैं? याद रखिएगा, वो हमेशा फोकस करते हैं कि सेविंग्स करें और इन्वेस्ट करें, सो दैट उनके जब वो ग्रो हो जाएंगे, मतलब एकदम एजेड हो जाएंगे, तब उस अमाउंट को यूज़ कर सके। ठीक है, मिडिल एज इक्वल्स टू पीक अर्निंग ईयर्स। सबसे ज़्यादा पीक अर्निंग ईयर्स होते हैं, तो उनका ज़्यादा फोकस रहता है कि वो अपने फ्यूचर के लिए सेव करें और रिटायरमेंट प्लानिंग करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49, एल्डरली हाउस होल्ड फोकसेस ऑन। एल्डरली हाउस होल्ड किस पे फोकस करते हैं? एल्डरली हाउस होल्ड यानी कि जो बड़े बूढ़े होते हैं, जो एजेड लोग होते हैं, वो हमेशा सोचते हैं कि जितना भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करें उससे रिस्क सबसे ज़्यादा कम हो। सबसे कम रिस्क वाला जो भी इन्वेस्टमेंट है हम लोग उसमें ही इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो याद रखना पड़ेगा आपको, एल्डरली हाउस होल्ड्स फोकसेस ऑन लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यानी कि ओल्ड एज स्टेज इक्वल्स टू लो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी, यानी कि प्रेफर सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। ये हमेशा प्रेफर करते हैं सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50, बिहेवियरल फाइनेंस बिलीव्स मार्केट्स आर। बिहेवियरल फाइनेंस आपका बिलीव करता है कि मार्केट जो है वो आपका, एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, हमेशा रैशनल रहता है। ये बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि ये ट्रेडिशनल में होता है। हमेशा परफेक्ट रहेगा, ये भी ट्रेडिशनल वाले में होता है, ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स या फिर ट्रेडिशनल फाइनेंस में। और 100% प्रेडिक्टेबल, ये तो कभी भी नहीं होता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा नॉट ऑलवेज एफिशिएंट। मतलब मार्केट आपका एफिशिएंट हो हमेशा, ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ड्यू टू इमोशंस एंड इरैशनल डिसीजंस मार्केट कैन डेविएट फ्रॉम द फेयर वैल्यू। कई बार ऐसा होता है, इमोशनल या फिर इरैशनल डिसीजन की वजह से जो आपका मार्केट है वो आपका डेविएट कर जाता है फेयर वैल्यू से, यानी कि हमेशा एफिशिएंट रहे ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो 50 का हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 51, कॉग्निटिव इकोनॉमिक्स फोकसेस ऑन। हमने आपको बताया था कॉग्निटिव का मतलब हमेशा आपका थॉट प्रोसेस या फिर माइंड या फिर नॉलेज से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पर आपका देखिए क्या क्या ऑप्शन है। मार्केटिंग नहीं, टैक्स प्लानिंग बिल्कुल नहीं, प्रोडक्शन डिसीजन बिल्कुल नहीं, और सही ऑप्शन आपका हो जाएगा थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर आपका है थिंकिंग प्रोसेस। एक बार पढ़ लेते हैं। कॉग्निटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज हाउ पीपल थिंक। कॉग्निटिव इकोनॉमिक्स आपका स्टडी करता है कि लोग कैसे सोचते हैं, क्या रीज़न मेंशन करते हैं और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करते हैं जब भी उनको कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है। ठीक है, तो कॉग्निटिव इकोनॉमिक्स किस पर फोकस करता है? आपके थिंकिंग प्रोसेस यानी कि थॉट प्रोसेस पर। क्वेश्चन नंबर 40, मैस्लो। मैस्लो किस लिए जाना जाता है? मैस्लो की एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मोटिवेशनल थ्योरी है जिसको बोलते हैं नीड हायरार्की थ्योरी। ठीक है, नीड हायरार्की थ्योरी के अकॉर्डिंग पहला स्टेज आपका फिजियोलॉजिकल का होगा, सेकंड स्टेज आपका सेफ्टी का होगा, फिर उसके बाद थर्ड स्टेज आपका लव या बिलोंगिंग का होगा, फोर्थ स्टेज आपका स्टीम नीड्स का होगा, और लास्ट आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का होता है। ठीक है, तो मैस्लो ने एक नीड हायरार्की थ्योरी दी थी जिसमें आपके 5 स्टेज थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट में फिफ्थ। ठीक है, तो 52 का हो जाएगा आपका बी, यानी कि मोटिवेशनल हायरार्की थ्योरी। हर्ट्जबर्ग, इन्होंने भी आपकी एक मोटिवेशनल थ्योरी दी थी जिसमें आपका 2 फैक्टर इंक्लूड होता है। ठीक है, तो हर्ट्जबर्ग ने प्रपोज किया 2 फैक्टर थ्योरी। याद रखिएगा, ये जो 2 फैक्टर है इसमें इंक्लूड होता है आपका हाइजीन फैक्टर और एक मोटिवेशनल फैक्टर। ठीक है, 2। परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब क्या होता है? आपकी थिंकिंग किसी चीज़ को लेकर क्या है, इसको बोलते हैं परसेप्शन। ठीक है, तो परसेप्शन का मतलब होता है सेलेक्टिंग एंड इंटरप्रेटिंग द इंफॉर्मेशन।
आप किसी इंफॉर्मेशन को किस वे में ले रहे हो, कैसे सेलेक्ट कर रहे हो, यही होता है आपका परसेप्शन। एक बार पढ़ लेते हैं। परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द सेंसरी इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड द इन्वायरमेंट। परसेप्शन आपका एक प्रोसेस है जिसमें क्या करते हो, आप ऑर्गेनाइज करते हो और इंटरप्रेट करते हो जितनी भी आपके सामने सेंसरी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, सो दैट आप अंडरस्टैंड कर सको उस इन्वायरमेंट को, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा परसेप्शन, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, अगर आप लर्निंग कर रहे हो आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पर, एक्सपीरियंस की हेल्प से, तो उसको कहते हैं आपका क्लासिकल कंडीशनिंग, ठीक है। अभी जैसे आपको पता है कि अगर आसमान में बादल हैं तो इसका मतलब बारिश होने वाली है। क्यों, आपको कैसे पता चला? क्योंकि एक बार आप चल रहे थे, आसमान में बादल थे, आपने ध्यान नहीं दिया, आसमान में बादल थे, तो फिर बारिश हो गई और आप पूरे भीग गए। तो अब जब भी आसमान में बादल होते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने साथ एक अम्ब्रेला रखते हैं। इसी को बोलते हैं लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, तो इसको बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। एक बार रीड कर लेते हैं। लर्निंग थ्रू एसोसिएशंस एंड रिपीटेड एक्सपीरियंसेस। एक आपका एक्सपेरिमेंट है, जब आप गूगल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। पैवलव डॉग एक्सपेरिमेंट, उसमें क्या किया जाता है, डॉग को कैसे ट्रेन करना है उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट है। आप गूगल करके देखना, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब होता है क्या, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस। क्वेश्चन नंबर 56, ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दिया है? ऑपरेंट कंडीशनिंग दिया है आपके B.F. स्किनर ने। याद रखिएगा, B.F. स्किनर ने क्या दिया है, आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है, जब आपके सामने दो ऑप्शन रखे जाएंगे, या तो आप काम अच्छे से करके रिवॉर्ड ले जाओ, और अगर काम अच्छे से नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, कॉग्निटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स। फिर से वही बात, कॉग्निटिव लर्निंग में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है, आपके थॉट प्रोसेस याद रखिएगा, थॉट प्रोसेस, माइंड, नॉलेज, इन सब चीज़ों से। ब्लाइंडली फॉलोइंग तो आपका वो हो जाएगा ना, हर्डिंग, क्योंकि हर्डिंग में ही हम लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं लोगों को। पनिशमेंट ओनली, पनिशमेंट और रिवॉर्ड वाला सीन तो आपके B.F. स्किनर के थ्योरी में था, लेकिन आपका अंडरस्टैंडिंग और रीजनिंग ये आपका कॉग्निटिव लर्निंग से रिलेटेड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कॉग्निटिव लर्निंग इज इनसाइट बेस्ड, मतलब नॉलेज के बेसिस पर होता है, नॉट जस्ट कंडीशनिंग। इट फोकसेस ऑन थिंकिंग, रीजनिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो कॉग्निटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग एंड रीजनिंग। एटीट्यूड फॉर्मेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय, आपका जो एटीट्यूड है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जब आप चीज़ों को सीखते हो, जब आप चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो, जब आप अपना परसेप्शन देते हो, ठीक है। तो यहाँ पर लर्निंग, एक्सपीरियंस, परसेप्शन तीनों चीज़ें इंक्लूड जाएंगी। तो यहाँ पर ये रीड कर लेते हैं। एटीट्यूड्स आर शेप्ड ग्रेजुअली थ्रू एक्सपीरियंस, इंफॉर्मेशन एंड परसेप्शन। क्वेश्चन नंबर 49, कॉग्निटिव डिसोनेंस। कॉग्निटिव डिसोनेंस का क्या मतलब होता है? कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है कि जब आप सोचते कुछ और हो और करते कुछ और हो, मतलब देयर इज अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन बिलीव्स एंड एक्शन। एक बार रीड कर लेते हैं। अ पर्सन बिलीव्स आई सेव मनी, ठीक है, उसे ऐसा लगता है कि वो पैसे बचाता है, बट बाइज एन एक्सपेंसिव फ़ोन, लेकिन वो एक एक्सपेंसिव फ़ोन परचेज कर लेता है। तो ये क्या करता है, ये जो डिसीजन उसने लिया वो उसके लिए एक मेंटल डिस्कम्फर्ट इशू कर देता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कॉग्निटिव डिसोनेंस। क्वेश्चन नंबर 60, अ कंज्यूमर जस्टिफाइंग अ कॉस्टली परचेज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मान लीजिए कंज्यूमर ने कोई एक एक्सपेंसिव चीज़ परचेज कर ली है, ठीक है। अब परचेज करने के बाद वो खुद को जस्टिफाई कैसे करेगा, तो ये आपका एग्जाम्पल किसका है, ये आपका कॉग्निटिव डिसोनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब नॉर्मल सीन में कोई भी कंज्यूमर ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपने गिल्ट को कम करने की कोशिश करता है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस द गिल्ट द कंज्यूमर जस्टिफाइज परचेज लाइक इट वॉज वर्थ इट। इसी को बोलते हैं डिसोनेंस रिडक्शन, ठीक है। इससे आप क्या कर रहे हो, आप अपने डिसोनेंस को रिड्यूस कर रहे हो। अभी मान लीजिए आपने कोई बड़ा परचेज कर लिया, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए का कोई पेन परचेज कर लिया। अब पेन जो कि जिससे हम लोग लिखते हैं वो 1 लाख रुपए की, क्या वो वर्थ इट होगी? नहीं। लेकिन जिस कंज्यूमर ने उसको परचेज़ किया उसको भी पता है अंदर ही अंदर कि हाँ मैंने ये गलत परचेज़ कर लिया है, लेकिन वो बोलेगा नहीं यार ये लिखने में बहुत ज़्यादा स्मूथ है। तो ये क्या कर रहा है, वो अपने डिसोनेंस को कम करने की कोशिश कर रहा है, अपने गिल्ट को कम करने की कोशिश कर रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। क्वेश्चन नंबर 61, एटीट्यूड्स कैन बी। आपका एटीट्यूड जो है वो आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, ठीक है। एटीट्यूड में बी इन फेवर, अगेंस्ट और इनडिफरेंट टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन एक्सपीरियंस एंड परसेप्शन।
क्वेश्चन नंबर 62, मोटिवेशन एनकरेजेस। मोटिवेशन से इनकरेज क्या होता है? आपका लेजीनेस, आप और लेजी हो जाते हो, आप चीज़ों को अवॉइड करने लगते हो, या फिर कुछ नहीं। अभी हमने बोला था ना, नन ऑफ द अबव आएगा तो वो कभी आपका आंसर नहीं होगा, तो आंसर आपका ऊपर तीनों में से है, यानी कि सही आंसर हो जाएगा आपका एक्शन। मोटिवेशन एनकरेज करता है आपके एक्शन को। कोई आप काम करने के लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब क्या कर रहे हो, बहाने दे रहे हो, तो आपको आकर के अगर कोई मोटिवेट कर दे तो इससे क्या पॉसिबल चांसेस है कि आप उस काम को करने के लिए तुरंत एक्टिव हो जाओगे। तो इसी के लिए बोला जाता है मोटिवेशन एनकरेजेस एक्शन। ठीक है, मोटिवेशन एनर्जाइजेज एंड डायरेक्ट्स बिहेवियर पुशिंग कंज्यूमर्स टू एक्ट और परचेज। ठीक है। 63, हायर मोटिवेशन लीड्स टू। अगर आपको ज़्यादा मोटिवेशन प्रोवाइड किया जाएगा तो उससे क्या होगा, आप क्या करोगे, आप ज़्यादा एफर्ट लगाने लगोगे। ठीक है, अगर मोटिवेशन जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है उसका लेवल हाई है तो आपके एफर्ट्स भी हाई हो जाएंगे। ठीक है, मोटिवेटेड कंज्यूमर स्पेंड्स मोर टाइम, मनी एंड थॉट टूवर्ड्स परचेज। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लर्निंग चेंजेस। लर्निंग क्या चेंज करता है? जब आप चीज़ों के बारे में सीखते हो तो उससे आपका बिहेवियर में चेंज आता है। ध्यान रखिएगा, लर्निंग चेंजेस बिहेवियर। ठीक है, लर्निंग मॉडिफाइज फ्यूचर बाइंग एक्शंस बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। परसेप्शन। परसेप्शन इन्वॉल्व्स। परसेप्शन में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती है? परसेप्शन में आपका सेंसेशन भी इन्वॉल्व होता है, अटेंशन भी इन्वॉल्व होता है और इंटरप्रिटेशन भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो परसेप्शन का मतलब आपका हो जाएगा सेंसेशन, देन अटेंशन एंड देन इंटरप्रिटेशन, तो फिर आपका मीनिंग फॉर्म कर जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, ऑपरेंट कंडीशनिंग इंक्लूड्स। ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या इंक्लूड होता है? हमने आपको बताया था ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपका रिवॉर्ड और पनिशमेंट इंक्लूड होता है, और इसको लाने वाले कौन थे? आपके BF स्किनर। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। बिहेवियर रिपीटेड इफ रिवॉर्ड। अगर बिहेवियर रिपीट किया आपने तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर अवॉइड किया तो आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये आपका स्किनर का कंसेप्ट था। ठीक है। 67, कॉग्निटिव मॉडल एक्सप्लेन। कॉग्निटिव मॉडल किसको एक्सप्लेन करता है? वही आपका थॉटफुल प्रोसेस, यानी कि माइंड से रिलेटेड चीज़ें। तो पहला हो जाएगा डिसीजन एरर। जी हाँ, क्योंकि आप डिसीजन माइंड की हेल्प से ही तो लेते हो। थॉट प्रोसेस, ये भी आपका इंक्लूड होगा ही होगा। एटीट्यूड फॉर्मेशन, ये भी आपका इंक्लूड होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। कॉग्निटिव मॉडल्स स्टडी हाउ पीपल थिंक, डिसाइड एंड फॉर्म एटीट्यूड्स इंक्लूडिंग बायसेस एंड एरर्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, डिसोनेंस इंक्रीजेज व्हेन। डिसोनेंस आपका कब इंक्रीज होगा? जब आपका डिसीजन रिस्की होगा। ठीक है, जब आपका डिसीजन कॉस्टली होगा, या फिर आपके सामने जो दो ऑप्शंस हैं वो दोनों ही सिमिलर होंगे, तभी आपको आपके लिए हुए डिसीजन पे डिसोनेंस होगा, यानी कि आपको डाउट होगा। ठीक है, एक बार रीड कर लेते हैं। हाई रिस्क प्लस हाई कॉस्ट प्लस कंफ्यूजिंग अल्टरनेटिव्स मोर पोस्ट परचेज डाउट। मतलब खरीदने के बाद देखिए, अगर किसी प्रोडक्ट में हाई रिस्क इन्वॉल्व है, उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट भी लग रहा है, और उसके साथ साथ जो भी चीज़ें आपके सामने ऑप्शंस में है वो सब आपको बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के होने की वजह से जब आप चीज़ों को परचेज़ कर लेंगे तो फिर आपका पोस्ट परचेज डाउट अगर होगा ही होगा कि मुझे ये चीज़ लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, दूसरा ले लेते तो ज़्यादा बेटर रहता, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 69, लो इन्वॉल्वमेंट डिसीजंस रिक्वायर। लो इन्वॉल्वमेंट डिसीजन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? मतलब क्या चीज़ आप नॉर्मली रिक्वायरमेंट होती है? आपकी लिटिल थिंकिंग। जब आप ज़्यादा मतलब आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना, इसका मतलब आपको ज़्यादा सोचना विचारना नहीं है। ठीक है, ऐसा। रूटीन परचेजेस लाइक टूथपेस्ट, सोप, तो इस टाइप के जो डिसीजंस होते हैं वो आपके क्विक होते हैं और हैबिचुअल होते हैं, आप उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचते हो। ठीक है, ऐसा। तो लो इन्वॉल्वमेंट डिसीजन रिक्वायर्स लिटिल थिंकिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, हाई इन्वॉल्वमेंट गुड्स इंक्लूड। हाई इन्वॉल्वमेंट मतलब आप जब उस गुड्स को परचेज करने के लिए बहुत ज़्यादा आप रिसर्च करते हो। ठीक है, आप उसके स्पेसिफिकेशंस चेक करते हो, उसकी कॉस्ट चेक करते हो, ब्रांड चेक करते हो, तो फिर उसको बोलते हैं हाई इन्वॉल्वमेंट। तो ऐसे गुड्स कौन से होते हैं? आप सोप परचेज करते समय इतना थिंकिंग करोगे नहीं, स्नैक्स भी नहीं, पेन भी नहीं। तो कार आपका एक ऐसा प्रोडक्ट हो जाएगा जिसमें आपका हाई इन्वॉल्वमेंट रहेगा। ठीक है, तो कार क्योंकि एक्सपेंसिव होती है, कॉम्प्लेक्स होता है और आपका इंपॉर्टेंट होता है आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, इसलिए इसमें रिसर्च चाहिए होता है और इवैल्यूएशन भी चाहिए होता है। क्वेश्चन नंबर 71, कॉग्निटिव लर्निंग स्ट्रेसेस। कॉग्निटिव लर्निंग में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी? आपका मेमोरी भी आएगा, अंडरस्टैंडिंग भी आएगा और आपका रीजनिंग भी इंक्लूड होगा। ठीक है, कॉग्निटिव लर्निंग इन्वॉल्व्स थिंकिंग, रीजनिंग, रिमेंबरिंग, नॉट जस्ट ट्रायल एंड एरर। ठीक है, आप चीज़ों को सोचते हो, रीजन करते हो प्रॉपर,
और ध्यान भी रखते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72, परसेप्शन डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ड्यू टू। परसेप्शन आपका पर्सन टू पर्सन वेरी क्यों करता है? तो ये वेरी करता है क्योंकि लोग अलग अलग कल्चर से होते हैं, लोगों के एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं और लोगों का जो अटेंशन लेवल होता है वो भी अलग होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। टू पीपल सी द सेम एड differently because the perception is shaped by culture, past experience, values and interest। एक सेम ऐड को दो लोग अलग अलग टाइप से देख सकते हैं, दो लोग अलग अलग थॉट से देख सकते हैं, ठीक है। डिसोनेंस रिडक्शन मेथड्स इंक्लूड। डिसोनेंस रिडक्शन मेथड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी? तो यहाँ पर आपका चेंजिंग एटीट्यूड भी इंक्लूड होगा, सीकिंग सपोर्ट भी होगा, अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट इन्फॉर्मेशन भी होगा। मतलब डिसोनेंस को आप कैसे कैसे रिड्यूस कर सकते हो? आप एटीट्यूड चेंज करके भी कर सकते हो, सपोर्ट लेकर के भी चेंज कर सकते हो और कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करके भी आप डिसोनेंस को रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। कस्टमर्स रिड्यूस परचेज रिग्रेट बाय जस्टिफाइंग देयर डिसीजन। मान लीजिए आपने कोई बड़ा परचेज कर लिया, आपने वो पेन परचेज कर लिया और फिर अब आप क्या कर रहे हो? आप अपने उस रिग्रेट को कम करने के लिए आप अपने डिसीजन को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो और सभी से पूछ रहे हो कि यार मैंने 1 लाख रुपीज़ की ये पेन परचेज किया है, क्या मैंने सही किया या गलत? जो बोल रहा है सही किया है आपने उसकी बातें सुन ली और जो बोल रहा है कि आपने गलत किया आपने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया। एंड इग्नोरिंग द नेगेटिव रिव्यूज़। क्वेश्चन नंबर 74, लर्निंग हेल्प्स कंज्यूमर। लर्निंग क्या हेल्प करता है किसी भी कंज्यूमर को? लर्निंग हेल्प करता है किसी भी कंज्यूमर को टू चूज़ द बेटर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अगर आपको लर्निंग हो गई है, अगर आप चीज़ों को समझ रहे हैं, अगर आप सीख रहे हैं, तो इससे क्या होगा? आप अच्छे प्रोडक्ट को चूज़ कर सकेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस कंज्यूमर्स लर्न व्हाट टू बाय एंड व्हाट टू अवॉइड। आपने एक साल में 3 से 4 शैम्पू को ट्राई किया और अब आपको पता है कि उन 3 से 4 शैम्पू में सबसे बेस्ट शैम्पू कौन सा है, ठीक है। ये होता है आपका लर्निंग। कॉग्निटिव थ्योरी एक्सप्लेन। कॉग्निटिव थ्योरी आपकी क्या एक्सप्लेन करती है? कॉग्निटिव थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि लोग कैसे सोचते हैं। हमने बताया था माइंड और नॉलेज और थॉट प्रोसेस से रिलेट करना है आपको। कॉग्निटिव थ्योरीज एक्सप्लेन हाउ पीपल थिंक। कॉग्निटिव थ्योरी डील्स विद मेंटल प्रोसेसिंग एंड डिसीजन मेकिंग। याद रखिएगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिगिंस विथ। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपका किससे स्टार्ट होता है? सबसे पहले तो आपको नीड को रिकॉग्नाइज करना होगा ना कि आपको ज़रूरत क्या है, तब ना आगे चल के आप डिसीजन मेकिंग करोगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी। अनलेस अ कंज्यूमर रिकॉग्नाइजेज अ नीड नो बाइंग प्रोसेस स्टार्ट्स। जब तक आपको पता ही नहीं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है तब तक बाइंग प्रोसेस स्टार्ट ही कहाँ से होगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इंक्लूड। कौन कौन से डिसीजन मेकिंग के टाइप्स होते हैं? नॉमिनल भी होता है, लिमिटेड भी होता है, एक्सटेंडेड भी होता है। तीनों आपके टाइप्स हैं किसके? डिसीजन मेकिंग के। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आपका सही आंसर होगा। और एक बार देख लेते हैं तीनों की मीनिंग। नॉमिनल का मतलब होता है रूटीन परचेज, जो चीज़ आप डेली बेसिस पे परचेज करते हो उसमें आपका बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, ठीक है। लिमिटेड क्या होता है? सम कंपैरिजन, इसका मतलब आप थोड़ा बहुत कंपेयर कर लेते हो, सम सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। एक्सटेंडेड क्या होता है? मतलब आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत हाई होता है और आप बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो अपने परचेज करने से पहले, ठीक है। तो ये आपका क्या था? टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। 78, नॉमिनल डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब होता है? नॉमिनल डिसीजन मेकिंग का मतलब अभी हम लोगों ने पढ़ा, जब भी हम लोग रूटीन बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉमिनल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। कंज्यूमर्स रिपीट परचेज आउट ऑफ हैबिट बाइंग द सेम शैम्पू, ठीक है, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 79, लिमिटेड डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स। लिमिटेड डिसीजन मेकिंग में क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? ये आपका लो सर्च इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जब आपको ज़्यादा डिसीजन मेकिंग करनी नहीं है तो आप ज़्यादा सर्च क्यों करोगे? सम थिंकिंग इज़ डन बट नॉट दैट टू मच। मान लीजिए आपको कोई बिस्किट परचेज करना है तो आप बस ये देखते हो कि किस ब्रांड का मैं बिस्किट खाऊं या फिर परचेज करूं, बस इससे ज़्यादा आप एफर्ट नहीं लगाते हो कि आप 4 घंटे गूगल पर सर्च कर रहे हो या फिर डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर सर्च करो कि किसकी प्राइस कितना है, ऐसा ऐसा, ठीक है। तो 79 का आपका हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 80, एक्सटेंडेड डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स। एक्सटेंडेड डिसीजन मेकिंग में मतलब जब आप कोई कॉस्टली प्रोडक्ट को आप जब परचेस करते हो तो वहाँ पर आपका एक्सटेंडेड डिसीजन मेकिंग होता है और इसमें आपका हाई इन्वॉल्वमेंट और रिसर्च इंक्लूडेड होता है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड फॉर एक्सपेंसिव आइटम्स सच एज कार, लैपटॉप, हाउस रिक्वायरिंग कंपैरिजन एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 81, रिटेल डिसीजन मेकिंग फोकसेस ऑन।
रिटेल डिसीजन मेकिंग किस पे फोकस करता है? ये फोकस करता है आपके कंज्यूमर के परचेज पर, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिटेल है ना, तो रिटेल को प्रोडक्शन, गवर्नमेंट और एचआर इश्यूज से क्या मतलब है? रिटेल डिसीजन मेकिंग किस पे फोकस करता है? आपके कंज्यूमर परचेज पे। एक बार रीड कर लेते हैं। रिटेल डिसीजन मेकिंग डील्स विथ हाउ कंज्यूमर्स बाय, कंपेयर, इवेलुएट एंड चूज प्रोडक्ट्स इन स्टोर्स और ऑनलाइन। ठीक है। निकोसिया मॉडल फोकसेस ऑन, निकोसिया मॉडल एक्सप्लेन करता है कि किसी भी कंज्यूमर का जो एटीट्यूड है वो कैसे चेंज होता है जब भी एक फर्म और कस्टमर के बीच में कम्युनिकेशन होता है। ठीक है। तो निकोसिया मॉडल किस पे फोकस करता है? एक फर्म और कंज्यूमर के रिलेशनशिप पे, याद रखिएगा। एक और चीज़ इसमें याद रखिएगा कि निकोसिया मॉडल आपके किससे रिलेटेड है? आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ठीक है। हार्वर्ड शेट मॉडल, हार्वर्ड शेट मॉडल आपका एक्सप्लेन करता है बाइंग बिहेवियर को, ये आपको याद रखना पड़ेगा। हार्वर्ड शेट मॉडल एक्सप्लेन करता है बाइंग बिहेवियर को। एक बार पढ़ लेते हैं। इट डिस्क्राइब्स द कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस, ये कंज्यूमर के डिसीजन प्रोसेस को डिस्क्राइब करता है। सबसे पहले क्या है? जो भी इंफॉर्मेशन है आप उसको इनपुट करोगे, फिर अपना परसेप्शन देखोगे, फिर लर्न करोगे और फिर लास्ट में फाइनल बाइंग रिस्पॉन्स, यानी कि आप फाइनल डिसीजन मेकिंग करोगे। ठीक है। ऐसा ये क्या था आपका हार्वर्ड शेट मॉडल। द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ मॉडल्स इज, नॉर्मल सी बात है, बेसिक जो फ्रेमवर्क है वो मॉडल का, वो है आपका इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ठीक है। कंज्यूमर का जो मॉडल होता है, इनपुट इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद प्रोसेस यानी कि आप इवेलुएट कर रहे हो, और फिर लास्ट में आप आउटपुट यानी कि आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, एंगल ब्लैकवेल मिनियार्ड मॉडल रिलेट्स टू, ये किससे रिलेट करता है आपका? ये रिलेट करता है आपके कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग से। याद रखिएगा, एंगल ब्लैकवेल मिनियार्ड मॉडल ये किससे रिलेट करता है? आपके कंज्यूमर के डिसीजन मेकिंग से। एक बार रीड कर लेते हैं। इट शोज ऑल स्टेजेस ऑफ बाइंग बिहेवियर इंक्लूडिंग नीड रिकॉग्निशन, सर्च, परचेज एंड पोस्ट परचेज फीडबैक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एंगल ब्लैकवेल मिनियार्ड मॉडल। क्वेश्चन नंबर 86, नीड रिकॉग्निशन अराइजेज फ्रॉम, नीड रिकॉग्निशन कहाँ से अराइज होती है? ये आपका इंटरनल स्टिमुली भी हो सकता है और आपका एक्सटर्नल स्टिमुली भी हो सकता है, यानी कि बोथ विल बी द राइट आंसर। दोनों में क्या होता है देख लेते हैं। इंटरनल में जैसे आपका हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, आपको भूख लगी है, प्यास लगी है, ठीक है, ऐसा। और एक्सटर्नल में हो गया जैसे आपको एडवर्टाइज किया जा रहा है या फिर आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो किसी से, ठीक है, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 87, इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स अकर इन, आप ऑल्टरनेटिव्स को कब इवेल्युएट करते हो? ठीक है, तो जब आप चीज़ों को परचेस कर लेते हो उसके बाद करते हो, मतलब पोस्ट परचेस करते हो, या फिर प्री परचेस करते हो, मतलब चीज़ों को परचेस करने से पहले आप इवेल्युएट करते हो, कंपेयर करते हो। तो नॉर्मल सी बात है, आप चीज़ों को परचेस करने से पहले दो प्रोडक्ट को कंपेयर करके देखोगे ना कि आपको कौन सा प्रोडक्ट लेना है, कौन सा प्रोडक्ट नहीं लेना है। बिफोर फाइनल परचेज कंज्यूमर कंपेयर द ब्रांड्स, फीचर्स एंड प्राइसेस। ठीक है, तो इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव अकर्स इन प्री परचेज स्टेज, याद रखिएगा। पोस्ट परचेज बिहेवियर इंक्लूड्स, पोस्ट परचेज बिहेवियर में क्या इंक्लूड होगा? यहाँ पर ये देखा जाएगा कि आप सेटिस्फाई हैं या नहीं, ये देखा जाएगा आपका डिसोनेंस का क्या सीन है, फिर ये देखा जाएगा कि आपका फीडबैक क्या है, यानी कि आपका तीनों ही इंक्लूड होगा। ठीक है। आफ्टर बाइंग अ कंज्यूमर में फील सेटिस्फाइड, डाउटफुल और गिव फीडबैक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नॉमिनल डिसीजंस आर ऑफन, नॉमिनल डिसीजंस यानी कि आपका जो रूटीन डिसीजन मेकिंग है उसका क्या सीन है? तो नॉमिनल डिसीजंस आर ऑफन ब्रांड लॉयल। अभी मान लीजिए आप डेली मिल्क परचेज करते हो, ठीक है, तो अब मिल्क कौन सा परचेज करते हो ये भी डिपेंड करता है। अगर आप हमेशा अमूल मिल्क को परचेज करते हो तो फिर आप अमूल परचेज करोगे, अगर आप कंट्री डिलाइट करते हो तो कंट्री डिलाइट करोगे। ठीक है, ऐसा। क्वेश्चन नंबर 90, एक्सटेंडेड डिसीजंस इंक्लूड परचेज ऑफ, एक्सटेंडेड डिसीजन नॉर्मली आपको किस चीज़ के परचेज में देखने को मिल जाएगा? टूथपेस्ट में? नहीं। लैपटॉप में? जी हाँ। अगर आपको लैपटॉप परचेज करना है तो आप प्रॉपर पहले रिसर्च करते हो, उसके बाद लैपटॉप परचेज करते हो। लेकिन ऐसा क्या टूथपेस्ट, मैचेस और बिस्किट में है क्या? नहीं, वो तो आपका ऑल ऑफ ए सडन ही होता है। ठीक है, तो लैपटॉप रिक्वायर्स टाइम, रिसर्च एंड कंपैरिजन, यानी कि हाई इन्वॉल्वमेंट परचेज होता है इसमें। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91, हार्वर्ड शेट मॉडल इंक्लूड्स, हार्वर्ड शेट मॉडल में क्या इंक्लूड होता है? तो यहाँ पर आपका इनपुट भी इंक्लूड होता है, आपकी लर्निंग भी इंक्लूड होगी और आउटपुट भी इंक्लूड होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग। हार्वर्ड शेट मॉडल एक्सप्लेन्स कंज्यूमर बिहेवियर यूजिंग आपका इनपुट यानी कि स्टिमुली यानी कि रिस्पॉन्स, फिर उसके बाद लर्निंग प्रोसेस जो आप सीखते हो, एंड आपका आउटपुट यानी कि परचेज रिस्पॉन्स कि आप परचेज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो हार्वर्ड शेट मॉडल में आपका इनपुट, लर्निंग और आउटपुट तीनों इंक्लूड होता है। ठीक है।
निकोसिया मॉडल इज अ डैश मॉडल। निकोसिया मॉडल आपका एक कम्युनिकेशन से रिलेटेड मॉडल है। हमने पिछले एक क्वेश्चन में आपको बताया था कि आपका ये जो निकोसिया मॉडल है ये आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। निकोसिया मॉडल एक्सप्लेन्स कम्युनिकेशन फ्लो बिटवीन फर्म एंड कंज्यूमर दैट लीड्स टू परचेज। मान लीजिए कोई एक शॉप है जहाँ पर आप जाते हो तो वहाँ का जो शॉपकीपर है, जो ओनर है, वो आपसे बहुत अच्छे से बात करता है। तो इससे क्या होगा, आपका जो परचेज बिहेवियर है वो एनहेंस हो जाएगा और अब आप वहीं से ही परचेज करोगे अपना कोई भी प्रोडक्ट, ठीक है। और एक आपका शॉप है जहाँ पर आप जब भी जाते हो तो वो शॉपकीपर आपसे गंदे से बात करता है, तो आप क्या करोगे, अब आप वहाँ जाना ही बंद कर दोगे, आप वहाँ से चीज़ें परचेज नहीं करोगे, ठीक है। इसी को बोलते हैं निकोशिया मॉडल, जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन डिसाइड करता है किसके फर्म और कंज्यूमर के बीच में कि आप परचेज करोगे या नहीं करोगे। क्वेश्चन नंबर 93, इनपुट्स इन डिसीजन मेकिंग इंक्लूड। डिसीजन मेकिंग में जो भी इनपुट्स होते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपका इन्फॉर्मेशन होगा, स्टिमुली यानी कि रिस्पॉन्स भी होगा, पास्ट एक्सपीरियंस भी होगा, ठीक है। तो इनपुट कैन बी एडवर्टीजमेंट, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, मेमोरी एंड पास्ट एक्सपीरियंस अफेक्टिंग द डिसीजन। आपका जो डिसीजन मेकिंग है किसी भी प्रोडक्ट के लिए वो आपका एडवर्टाइजमेंट से भी इफेक्ट हो सकता है, आपके प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन से भी इफेक्ट हो सकता है, मेमोरी से भी इफेक्ट हो सकता है, और आपके पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर भी आपका डिसीजन मेकिंग इफेक्ट हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 94, इन्फॉर्मेशन की जो प्रोसेसिंग है वो किस स्टेज में अकर करती है, तो वो आपका अकर करती है प्रोसेस स्टेज में, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ए प्रोसेस स्टेज विल बी द राइट आंसर। ड्यूरिंग प्रोसेसिंग कंज्यूमर क्या करता है, कंज्यूमर इवेलुएट करता है सारे इन्फॉर्मेशन को, फिर कंपेयर करता है जितने भी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स या फिर ऑप्शन होंगे, और फिर लास्ट में फॉर्म करता है बिलीव को, ठीक है, ऐसा। आउटपुट स्टेज इंक्लूड्स। आउटपुट स्टेज में क्या इंक्लूड होता है, आउटपुट स्टेज में आपका परचेज डिसीजन भी इंक्लूड होता है, नो डिसीजन भी इंक्लूड होता है, और पोस्ट परचेज आउटकम भी इंक्लूड होता है। मतलब या तो आप परचेज करोगे या नहीं करोगे, या फिर आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हो, या फिर आप परचेज करने के बाद जो भी आपका फीडबैक रहेगा उससे रिलेटेड रहेगा, ठीक है। तो आउटपुट इक्वल्स टू रिजल्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग, चाहे आप बाई करो ना बाई करो, या फिर आप सेटिस्फैक्शन या फिर डिससेटिस्फैक्शन दिखा दो। क्वेश्चन नंबर 96, डिसीजन मॉडल्स हेल्प। डिसीजन मॉडल्स किस चीज़ में हेल्प करते हैं, ये आपके हेल्प करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर को समझने में, ये आपके हेल्प करते हैं चॉइसेस को पहले से प्रेडिक्ट करने में, और प्लस ये आपके हेल्प करते हैं मार्केट को इम्प्रूव करने में। यानी कि आपका तीनों ही सही आंसर है और ऑल ऑफ द अबव विल बी द राइट आंसर। एक बार पढ़ लेते हैं। डिसीजन मॉडल्स गाइड मार्केटर्स टू अंडरस्टैंड एंड इन्फ्लुएंस बायर्स इंप्रूविंग दी स्ट्रैटेजीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 97, ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग डिफर्स फ्रॉम हाउस होल्ड बाइंग बिकॉज। अब जो ऑर्गेनाइजेशन चीज़ों को परचेज करती है और जो हाउस होल्ड परचेज करता है उसके बीच में डिफरेंस क्या होता है। मतलब जो ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग होता है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल होता है, प्लस बहुत ज़्यादा रैशनल होता है, क्योंकि वहाँ पर सोच समझ के चीज़ें परचेज की जाती हैं ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग में। क्योंकि आपको मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में कोई मशीन वगैरह परचेज करनी है तो उसके लिए आप बहुत अच्छे से पहले सोच समझ के ही ना डिसीजन मेकिंग करोगे, इसलिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। एक बार रीड कर लेते हैं। बिजनेस बाइंग इंक्लूड्स लॉन्ग डिसीजंस, फॉर्मल अप्रूवल एंड लॉजिकल इवैल्यूएशन अनलाइक हाउस होल्ड परचेजेस, ठीक है। तो 97 का डी। क्वेश्चन नंबर 98, बिजनेस डिसीजंस इन्वॉल्व। बिजनेस डिसीजन में क्या इन्वॉल्व होता है, आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे बिजनेस के लिए डिसीजन लेने के लिए। कई सारे स्टेजेस पे आपको बिजनेस डिसीजन लेने पड़ते हैं, और प्लस हाई इन्वॉल्वमेंट होता है, आपको बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है सो दैट आपका लिया हुआ बिजनेस के लिए डिसीजन आपके लिए लॉस मेकिंग ना हो, ठीक है, ये चीज़। बिजनेस परचेजेस रिक्वायर मेनी डिपार्टमेंट्स, इवैल्यूएशन, कोटेशंस एंड नेगोशिएशंस। एक्सटेंड डिसीजन मेकिंग इंक्लूड्स। मान लीजिए आपको एक प्रोडक्ट परचेज करना है जो कि हाईली एक्सपेंसिव है, प्लस उसमें आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, आपको कई सारे प्रोडक्ट्स के साथ उसको कंपेयर करना पड़ेगा, और प्लस आपको उसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह भी चेक करने पड़ेंगे। तो इसमें जो डिसोनेंस है, मतलब डिससेटिस्फैक्शन के जो चांसेस हैं वो कैसे रहेंगे। ऐसा हो सकता है ना कि परचेज करने के बाद आपको लगे यार मेरे को थोड़ा सा और लोगों के साथ कांटेक्ट करके इस चीज़ के बारे में पूछ लेना चाहिए था, या फिर और रिसर्च कर लेनी चाहिए थी। हमेशा आप डाउट में रहते हो जब भी कोई बड़ा परचेज करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सटेंडेड डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स हाई डिसोनेंस, ठीक है। आपका जो डिसोनेंस होता है, डिससेटिस्फैक्शन या फिर आपका जो डाउट वाला सीन होता है वो आपका हाई हो जाता है, ठीक है। हाई कॉस्ट एंड रिस्की प्रोडक्ट्स क्रिएट हाई पोस्ट परचेज डाउट लीडिंग टू डिसोनेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, अ कंज्यूमर स्किपिंग इवैल्यूएशन
एंड बाइंग द सेम ब्रांड इज। अगर कोई कंज्यूमर ऐसा है जो कि परचेज करने से पहले कोई इवैल्यूएशन नहीं कर रहा है और हमेशा सेम ब्रांड का ही परचेज कर ले रहा है जो अब तक वो यूज़ करता आ जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल डिसीजन मेकिंग। ये नॉर्मली हम लोगों को देखने को मिलता है जब भी हम लोग रूटीन बेसिस पे कोई चीज़ बाय करते हैं, ठीक है। नॉमिनल इक्वल्स टू हैबिचुअल एंड रिपीट बाइंग। नो रिसर्च स्टेज इज इन्वॉल्व, मतलब अब कुछ अलग से रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती ऐसी चीज़ों को परचेज करने के लिए। और आपका लास्ट क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क है, क्या है हम लोग एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, द कॉमन पर्पस ऑफ ऑल डिसीजन मॉडल्स इज। कॉमन पर्पस क्या है हर डिसीजन मॉडल का? टू अंडरस्टैंड हाउ द डिसीजंस आर मेड, टू इंक्रीज द प्राइस, टू इंक्रीज द टैक्स और टू रिड्यूस द लर्निंग, ठीक है। इसी के साथ हम लोगों ने 101 MCQ कंप्लीट कर लिया है, जिसमें से एक आपके लिए होमवर्क है। आई होप आप जितने लोग भी हमारे साथ यहाँ तक जुड़े हुए हैं, हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखेगा। एंड अगर आपको पिछले भी किसी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, ठीक है। आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करिए और खूब सारा पानी पीजिए। थैंक यू सो मच।